एक अनजान ऑटो ड्राइवर एक खूबसूरत महिला के घर अचानक से रक्षाबंधन लेकर पहुंच जाता है। कहता है कि मुझे यह राखी बांध दीजिए। फिर वो महिला थी उसे खुशी खुशी राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद यह सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि जब भी मौका मिलता था वो ऑटो ड्राइवर उस महिला के घर आता था। उसके बाद दोनों भाई बहन के जैसे रिश्तों को उतार उतार करके हम रिश्ते हुआ करते थे। एक दिन जब दोनों संबंध बना रहे थे तभी अचानक उस महिला का पति आ जाता है और दोनों को नग्न अवस्था में पकड़ लेता है। इसके बाद अपनी पत्नी को बैठाकर बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद जो भी होता है एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसी ही रोमांटिक कहानियां लाते रहें। एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के देवरिया से जाकर नवी मुंबई में रहने लगता है। उसका नाम बलराम कुशवाहा होता है, जिसकी उम्र 50 साल के आसपास होती है। उसके 2 बच्चे होते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत बीवी होती है जिसका नाम सुनीता कुशवाहा होता है, जिसकी उम्र भी 40 के आसपास थी। उसका बिल्कुल हंसता खेलता परिवार होता है। एक दिन की बात है, उसके दोनों बच्चे कहते हैं कि पापा चलो मॉल घूमना है, लेकिन वो कहता है बेटा आज टाइम नहीं है, किसी और दिन चलेंगे। लेकिन उसके दोनों बच्चे जिद करने लगते हैं कि नहीं पापा हमें आज ही घूमना है। जब दोनों बच्चे जिद करने लगते हैं तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि बच्चे जिद कर रहे हैं, एक काम करो तुम भी तैयार हो जाओ और चलो बच्चों के साथ मॉल घूमकर आते हैं। अब बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर वह जब मॉल जाने के लिए घर से निकलता है तो रोड पर ऑटो का इंतज़ार करने लगता है। इंतज़ार करने की थोड़ी देर बाद एक ऑटो वाला आता है और रुक जाता है। रुक के कहता है कि साहब कहाँ जाओगे? तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग मॉल घूमने के लिए जाएंगे, आप हमें मॉल छोड़ सकते हो? तो ऑटो वाला कहता है ठीक है आप लोग बैठ जाइए। जब आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ऑटो में बैठ जाता है उसके बाद पैसे के लेन देन को लेकर आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। 200 रुपये में तय हो जाता है। उसके बाद फिर वो ऑटो ड्राइवर आराम से इन लोगों को मॉल पर छोड़ देता है। उसके बाद सभी लोग जाते हैं, आराम से पूरा दिन मॉल घूमते हैं, साथ में बच्चे भी मस्ती करते हैं, कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं। इतने में शाम हो जाती है। जब यहाँ से मॉल आराम से घूम घाम के पति पत्नी दोनों बच्चे जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो फिर से ऑटो का इंतज़ार करने लगते हैं। और जैसे ही ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे तो इत्तेफाक से वही ऑटो वाला फिर से मिल जाता है जो पहले उन्हें मॉल तक छोड़ने के लिए आया था। उस ऑटो वाले का नाम राहुल प्रजापति होता है। जब वही ऑटो फिर से मिल जाता है तो सबके सब आपस में एक दूसरे को इस तरह से देखने लगते हैं जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो। उसके बाद ऑटो वाला कहता है साहब वापस चलना है क्या? वो लोग कहते हैं हाँ हमें चल के वापस छोड़ दो। इस बार कोई किराया तय करना नहीं पड़ता और सभी लोग ऑटो में बैठते हैं और घर आ जाते हैं। उसके बाद उस ऑटो वाले को फिर से 200 रुपये दे दिए जाते हैं। उसके बाद जो महिला होती है वो कहने लगती है कि भैया अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो थोड़ा रुको, गर्मी का समय है, पानी वानी पी लो, उसके बाद चले जाना। उस महिला ने जैसे ही बोला कि भैया थोड़ा पानी पी के चले जाना तो वह भी हामी भर देता है। उसके बाद वो लोग ऑटो ड्राइवर को भी अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। घर जाने के बाद उसको पानी पिलाया जाता है। जब पानी दिया जाता है तो उसके बाद फिर चाय भी पिला दी जाती है, यानी कि जैसे कोई मेहमान घर पे आता है तो उसे चाय पानी पिलाया जाता है, तो वैसे ही ऑटो वाले को भी चाय पानी पिलाती है। और इसी दरमियान ऑटो ड्राइवर और महिला की आपस में नज़रें मिलती है और महिला अपना दिल के दे बैठती है। ऑटो वाला भी महिला को पाना चाहता था। अब कुछ देर वो लोग ऑटो वाले से बात करते हैं तो बातों में पता चलता है कि उसका नाम राहुल
प्रजापति है। थोड़ी देर बाद महिला जो है चुपके से ऑटो वाले को अपना मोबाइल नंबर दे देती है। उसके बाद ऑटो वाला चला जाता है। उसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा देर तक बात करने लगते हैं। फिर एक दिन सुनीता ने ही एक प्लान बनाया। उसने राहुल से कहा कि 2 दिन के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है, एक काम करना, तुम रक्षाबंधन के दिन घर पर आ जाना। राखी बंधवाने के लिए इस तरह से मेरा पति भी तुम पर कभी शक नहीं करेगा और समाज में दिखाने के लिए हम भाई बहन की तरह रहेंगे और हम दोनों के बीच में जो चल रहा है वो सब वैसे ही चलता रहेगा। फिर 2 दिन के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आता है और जैसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो वो ऑटो वाला राहुल अचानक से सुनीता के घर पर आता है और जब घर पर आता है तो सब लोग उन्हें हैरानी से देखते हैं और पूछते हैं कि यहाँ क्यों आए हो। तो वह अपनी जेब से एक रक्षाबंधन निकालते हुए कहता है कि मैं आपसे राखी बंधवाने के लिए आया हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज़ न हो तो क्या आप मुझे राखी बांध सकती हैं। जैसे ही सुनीता ने यह बात सुनी उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसकी मुराद पूरी होती दिख रही थी। उसका जो पति होता है बलराम, उसे भी बहुत अच्छा लगा और दोनों जो बच्चे होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं। अब बच्चे इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उस महिला का कोई भाई नहीं था और ना ही इन बच्चों का कोई मामा। उसके बाद वो सुनीता उस ऑटो वाले राहुल के कलाई पर राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद उसे ये लोग चाय पानी पिलाते हैं। उसके बाद यही से ये एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर आता है 19 अगस्त 2024 रक्षाबंधन का दिन। तो फिर वह आता है तो आपस में एक दूसरे को राखी बांध लिया करते हैं और परिवार में सबको यही पता था कि ये दोनों भाई बहन हैं। लेकिन एक दिन उसके पति यानी कि बलराम कहीं गया हुआ था और अचानक से घर पर आ जाता है तो देखता है कि ऑटो ड्राइवर राहुल सुनीता के साथ नग्न अवस्था में बेड पर पड़ी हुई है और बलराम कुशवाहा को यह बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। उसके बाद राहुल को मार पीट कर भगा देता है और अपनी पत्नी सुनीता को समझाते हुए कहता है कि हमारी तुम्हारी शादी को कई साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम उसके साथ इस तरह से हो। अब की बार तो मैं तुम्हारी इस गलती को माफ़ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा से इस तरह का की दोबारा हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ी हुई थी। अब राहुल की उम्र थी 30 साल और सुनीता की उम्र होती है 40 साल। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर होता है, लेकिन राहुल और उसके पति की उम्र 20 साल का अंतर होता है, यानी कि राहुल के पति से 20 साल छोटा था। अब ऐसी स्थिति में सुनीता का लगाव राहुल से लगातार बढ़ता चला जाता है और वो दोनों बहुत नज़दीक आते चले जाते हैं। इसी बात को लेकर घर में आए दिन विवाद होता रहता था। विवाद ऐसा होता था कि झगड़े होते रहते थे और मार पिटाई तक की नौबत आ जाती थी। तभी सुनीता और राहुल ने फैसला किया कि अब बलराम को रास्ते से हटाना होगा। फिर वह तारीख आती है 8 अगस्त 2025, लेकिन इससे पहले ही 7 अगस्त को दोनों बच्चों को सुनीता अपनी बहन के यहाँ छोड़ देती है। घर में बच्चे नहीं थे। अब 8 अगस्त की रात लगभग 1 बजे के आसपास के वक्त हो रहा था। बलराम गहरी नींद में सोया हुआ था और इसी बीच में सुनीता अपने प्रेमी राहुल को बुलवा लेती है और जैसे ही राहुल आता है तो बलराम सोया हुआ था, तो दोनों ने मिलकर पूरी ताकत के साथ उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद अब यह सोचते हैं कि इसकी लाश को क्या किया जाए, इसको कैसे ठिकाना लगाया जाए, कहाँ लेके जाएं। तभी राहुल और सुनीता आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि इसे एक काम करते हैं, इसकी लाश को 3 हिस्सों में काट देते हैं। फिर पूरी रात दोनों मिलकर आराम से उसकी लाश को 3 हिस्सों में काटते हैं। जब सुबह होती है तो दोनों मिल कर
पॉलीथीन का इंतज़ाम करते हैं। पॉलीथीन का इंतज़ाम करने के बाद उसके लाश को के टुकड़ों को 3 हिस्सों में लपेटा जाता है, फिर उन्हें कपड़े में लपेटा जाता है। उसके बाद फिर 3 अलग अलग बोरी में भरते हैं। उसके बाद पूरे घर की साफ सफाई करते हैं ताकि कहीं से कोई सबूत न मिले। जब रात होती है तो उन तीनों बोरियों को राहुल के ऑटो में रखकर यहाँ से गबड़ी देव के घने जंगलों में ले जाकर अलग अलग 3 जगहों पर ये तीनों टुकड़ों को फेंक देते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद से दोनों बेफिक्र होकर अपनी हर रात रंगीन करते रहे। कुछ दिन बाद बलराम का एक छोटा भाई होता है, राम कुशवाहा। वो अपने गांव उत्तर प्रदेश के देवरिया से अपने भाई को फ़ोन करता है। जब उसका फ़ोन नहीं लगता तो फिर अपनी भाभी सुनीता को फ़ोन करता है। जब सुनीता फ़ोन उठाती है तो अपने भाई के बारे में पूछता है तो सुनीता कहती है कि वो शराब बहुत ज़्यादा पीने के लगे थे और इसी बात को लेकर एक दिन हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था और गुस्से में घर से चले गए हैं और जाते समय कह रहे थे कि कोई बाबा के आश्रम में जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार मत करना। पहले भी एक बार मुझसे झगड़ा करके गए थे तो 5 महीने बाद लौट आए थे। अब इसी तरह करते करते आगे जाता है 24 अप्रैल 2026। 24 अप्रैल 2026 को बलराम का छोटा भाई अपने गांव से आ जाता है नवी मुंबई में। एक थाना लगता है रावले MIDC। वहां जाकर कहता है, साहब मेरा एक भाई है जिसका नाम है बलराम कुशवाहा, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है, जो कि पिछले 11 महीने से लापता है। उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसका नंबर बंद है आ रहा है और ना ही वह कॉल करता है, ना ही किसी से बातचीत करता है और उसका कहीं अता पता नहीं है चल रहा है। हमने हर जगह तलाश कर लिया लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस वाले इस बात को गंभीरता से लेते हैं हुए एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता। 24 अप्रैल 2026 को जैसे ही गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हो जाता है उसके बाद फिर पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करना शुरू कर देती है। इसी राम कुशवाहा से पूछा जाता है कि तुम्हें किसी पर शक हो या कहाँ पर तुम्हारा भाई हो सकता है, जो भी तुम्हारे पास जानकारी हो हमें बता दो। वो कहता है कि साहब मेरा जो भाई है उसकी शादी यूपी के देवरिया जिला खडेसर गांव की रहने वाली सुनीता कुशवाहा से हुई है, जिसकी उम्र अभी 40 साल के आसपास है। यह शादी 17 साल पहले हुई थी। मैंने अपनी भाभी से भी बातचीत की, उनसे भी मुलाकात की। जब उनसे बातचीत करता हूं तो बस वो एक ही बात कहती है कि अगस्त 2025 की ये बात है, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। झगड़ा कुछ ज़्यादा हो जाता है तो उसके पति बलराम कुशवाहा उत्तर प्रदेश में किसी बाबा के आश्रम में ये चला जाता है। इस तरह की बात करती है। अब जैसे ही पुलिस वालों ने यह बात सुनी, पुलिस वालों ने सुनीता कुशवाहा को थाने में बुलवाया। थाने बुलवाने के बाद जब उससे पूछा जाता है तो जो उसने अपने देवर के बात बताई थी वही बात उसने पुलिस को भी बताई। सुनीता कुशवाहा ने जैसे ही यह बात कही तो सुनीता कुशवाहा की बात सुनने के बाद पुलिस वाले उससे एक सवाल पूछते हैं कि वो एकदम से खामोश हो जाती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि अगर तुम्हारा पति एकदम से गायब हो चुका था, तुम अपने ससुराल में बातचीत कर रहे हो, अपने मायके में बातचीत कर रही हो, रिश्तेदारों से बातचीत कर रही हो, जो उसके दोस्त हैं जानकार हैं उन सब से बातचीत कर रही हो, लेकिन तुमने पुलिस को कोई सूचना क्यों नहीं दी? तुमने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया? आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही थी? बस इसका कोई ठोस कारण बता दीजिए। जब सुनीता इधर उधर देखना शुरू किया तो पुलिस वालों ने उससे सख्ती करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने वही रट लगाई हुई थी जो उसने पहली बार बताया था। तो पुलिस कहती है कि घर में जितने भी मोबाइल नंबर यूज होते हैं वह सभी नंबर और अपने पति का भी मोबाइल नंबर नोट करा के चले जाओ। और एक बात का ध्यान रखना, मुंबई छोड़ के नहीं जाना है।
अगर मुंबई छोड़कर जाओगी तो बिना हमें सूचना दिए हुए, अगर मुंबई से बाहर तुम जाती हो तो फिर यह सही नहीं होगा। अब उस महिला ने अपना फ़ोन नंबर दे दिया। फ़ोन नंबर देने के बाद उस नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है, साथ ही उसकी CDR निकलवाई जाती है। जैसे ही उस मोबाइल की CDR निकलवाई जाती है तो CDR से पता चलता है कि वो सिम ज़्यादा पुराना नहीं है, यानी कि नया सिम है। अब पुलिस ने उस सिम के आधार पर जिस अल्टरनेट नंबर के जरिए जो नया सिम लिया था, उस सिम की सब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो एक नंबर और निकलता है, उसके बाद फिर एक और नंबर निकलता है। अब इसी तरह से उस महिला ने पिछले 11 महीने में लगभग 40 सिम कार्ड बदले थे। अपने मोबाइल में 40 सिम कार्ड का उसने इस्तेमाल किया था, लेकिन एक इत्तेफाक से था कि उस मोबाइल से जब भी वो बात करती थी तो बहुत ज़्यादा उसकी बात होती थी एक राहुल प्रजापति नाम से के एक लड़के से, जो कि यह घनसोरी का एक जगह लगती है मुंबई में, वहाँ का वो रहने वाला होता है। राहुल प्रजापति यह महिला भी लगातार 11 महीने से अपने कई एड्रेस बदल चुकी थी, कई पते बदल चुकी थी। पुलिस ने इस मामले में FIR तो दर्ज कर ली। फिर पुलिस ने पूछा कि जो तुम्हारी मेन जगह थी जहाँ से तुम्हारा पति गायब होता है, तुमने उस जगह को भी छोड़ दिया है, और ये राहुल प्रजापति कौन है? तो बताती है कि राहुल प्रजापति मेरा मुंह बोला भाई है। जब मुंह बोले भाई वाली बात आती है तो 10 जुलाई 2026 को राहुल प्रजापति को साथ ही जो सुनीता कुशवाहा होती है उसको थाने लाया जाता है। थाने लाने के बाद इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले एक साथ बातचीत की जाती है, फिर अलग अलग बातचीत की जाती है और उनसे कॉल कन्वर्सेशन करना शुरू कर दिया जाता है। कॉल कन्वर्सेशन करने के बाद पता चलता है कि वो दोनों भाई बहन नहीं थे, बल्कि इन दोनों के आपस में एक दूसरे के साथ अवैध संबंध थे। एक दूसरे से वह प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ वो रह रहे थे। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है दोनों से अलग अलग तो पूरी कहानी निकलकर सामने आ जाती है। पुलिस ने जब पूरी कहानी को सुना तो पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह महिला आखिरकार अपने पति को इतनी निर्दयी तरीके से, इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर सकती है। अगर उसका छोटा भाई अपने इस भाई को ढूंढता हुआ मुंबई तक नहीं आता तो शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होता। पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले ही रखा था। अब उसके बाद फिर उन्हें उस गबरी देव के जंगल में लेके जाते हैं जहां उन्होंने बोरियों फेंकी थी। जहां वहां पर लेकर जाते हैं तो वहां बोरी भी मिल जाती है और साथ ही जो लाश के जो कंकाल थे उसके अवशेष मिल जाते हैं। उन अवशेष को पुलिस कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद जो DNA सैंपल था वो लिया जाता है ताकि यह पता किया जा सके कि क्या सचमुच लाश उसी बलराम की है या किसी और की है। अब पुलिस को कोर्ट ने 7 दिन के लिए उनके जो जांच पड़ताल करने के लिए जो समय दिया था वो पूरा हो जाता है और 17 जुलाई 2026 को दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे सुनीता जैसी महिलाओं के बारे में? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद।